ये कहानी है राधा देवी की, जो अपने 5 साल के बच्चे और अपने पति मोहनलाल के साथ रहती थी। उनके पति मोहनलाल सूरत की एक फैक्ट्री में मजदूर थे। एक दिन की बात है, राधा देवी के टेलीफोन में किसी का कॉल आया। राधा देवी ने फोन उठाया। हेलो, आप राधा देवी बोल रही हैं? जी, मैं वही बोल रही हूँ। जी, मुझे माफ करिए, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है। आपके पति हमारे फैक्ट्री में काम करते करते उन्हें करंट लग गया और वो मर गए। ये सुनकर मानो राधा देवी की तो जान निकल गई। उन्होंने सोचा कि मेरे इस 5 साल के बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, और उन्हें अपने पति के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ दिन बाद उन्होंने एक बड़े से घर का दरवाजा खटखटाया। वहाँ से एक औरत बाहर निकली। क्या चाहिए तुझे? हमारे यहाँ भीख नहीं मिलती, भाग यहाँ से। मैडम जी, मुझे कुछ काम दे दो। अच्छा, तो तुझे काम चाहिए? हाँ, मिल सकता है। तुझे मेरे यहाँ आके झाड़ू पोछा बर्तन और मेरे पैर दबाने पड़ेंगे। हर रोज तुझे 200 रुपए महीना मिलेगा। करना है तो कर, नहीं तो बता। जी चलेगा मेम साहब, मैं करूँगी। उस औरत ने राधा देवी को काम पर तो रख लिया, मगर उसके साथ बहुत अन्याय किया। वो अपने दिन भर के सारे बर्तन राधा देवी से धुलवाती, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगवाती और अपने पैर भी रोज दबवाती। और उसने तो अपने सारे घर के नौकर चाकर भी निकाल दिए थे। वो राधा देवी की मजबूरी का फायदा उठाती थी और कभी कभी अच्छे से काम ना करने पर उसके ऊपर हाथ भी उठाती थी। दिन बीतते गए और राधा देवी को 200 रुपए मिले, और दूसरी तरफ उसका लड़का एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मगर उसे अपने माँ के कष्ट की कोई चिंता नहीं थी। वो अपनी मस्ती में बिजी रहता था। राधा दीदी को पापड़ बनाने की बहुत समझ थी। उन्होंने 100 रुपए में पापड़ का कुछ सामान खरीदा और करीब 3 पैकेट पापड़ बनाए और उन्हें पास की एक दुकान में बेच आई। उसे अच्छा फायदा हुआ। उसने यही काम किया और धीरे धीरे उसने एक पापड़ की दुकान बनाई। और कुछ साल बाद उसका लड़का IIT में सिलेक्ट हुआ और अपनी माँ से कहा, माँ तू अपनी ये पापड़ की दुकान बेच दे। मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया है और हॉस्टल का खर्चा इसी से निकल जाएगा। बाकी जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुझे ले जाऊंगा अपने साथ। देख बेटा, हमारा खर्चा तो इसी से चलता है, पर अगर तू कहता है तेरी पढ़ाई इससे हो जाएगी तो मैं इसे जरूर बेचूंगी। राधा देवी ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी दुकान बेच दी और जो पैसे मिले उसे अपने बेटे को दे दिए। मगर कुछ साल बाद जब उसके बेटे की नौकरी विदेश में लगी तो लड़का कभी भी अपनी माँ के संपर्क में नहीं रहा। उसकी माँ कभी खुश होती क्योंकि उसका लड़का जहाँ भी है बहुत खुश है और तरक्की कर रहा है, मगर कभी कभी उसकी फोटो को देखकर दुख में रहती थी। उसने अपने बेटे के लिए इतने कष्ट करे और संघर्ष किया, मगर उसका बेटा उससे मिलने तक नहीं आया। राधा देवी की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। वो लोगों के यहाँ कभी बर्तन झाड़ू करके पैसे कमाती, क्योंकि उसके पास अब दुकान खोलने के पैसे तो नहीं थे। मगर एक घर जरूर था जिसमें वो आराम से रह सके, जो कि उसने पापड़ बेचकर बनाया था। फिर एक दिन राधा देवी के घर की घंटी बजी। उन्होंने गेट खोला तो देखा कि ये उनका बेटा था। तभी राधा देवी बोली, बेटा मुझे पता था तू एक ना एक दिन जरूर आएगा। रुक, मैं तेरी आरती उतारूंगी, तभी तू अंदर आएगा। हाँ माँ। फिर आरती उतारने के बाद उसका बेटा उसके घर के अंदर आया और फिर रात को खाना खाने के बाद उसके बेटे ने कहा, माँ ये कुछ कागजात हैं जिसमें तेरे साइन जरूरी हैं। राधा देवी अनपढ़ थी। उसने बिना कुछ समझे ही उस कागजात पर साइन कर दिए और फिर दोनों सो गए। और जैसे ही राधा देवी सोकर उठी, उसने देखा कि उसका बेटा उसके घर पर नहीं था, वो कहीं जा चुका था। तभी गेट की घंटी बजती है। एक आदमी वही कागजात लिए कहता है, ये घर मेरा है, जाओ यहाँ से। असल में उसके बेटे ने उसे धोखा दे दिया था। वो अपनी माँ को लेने नहीं आया था, उसके पैसे और उसके घर को लेने आया था। उसने वैसा करने के बाद अपनी माँ को बेसहारा छोड़ दिया। उसकी माँ अपने बेटे के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं मर गई।
ये कहानी उन बच्चों की है जो अपने माँ बाप को जरा सी भी इज्जत नहीं देते और उनके स्ट्रगल को नहीं समझते। एक दिन यमराज जी एक आदमी के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर एक हॉस्पिटल में आए होते हैं। तभी एक वार्ड में देखते हैं एक 5 साल की बच्ची बहुत जोर जोर से यमराज जी का नाम लेकर रो रही होती है। माँ, माँ, यमराज जी मेरी माँ को लौटा दो। यमराज जी से बच्ची का ऐसा बिलक बिलक कर रोना देखा नहीं जाता और उनका दिल पसीज जाता है। वो उसकी माँ को देख उसका अतीत देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि जो औरत हॉस्पिटल के बेड पर लेटी थी उसका नाम कमला है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी एक 5 साल की बेटी थी प्रिया। कमला कुछ घरों में साफ सफाई का काम करके किसी तरह अपना गुजर बसर कर रही थी। पर एक दिन, क्या रे कमला, तुझे कोई काम ठीक से नहीं आता, आए दिन कुछ न कुछ नुकसान करती रहती है। मालकिन, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही काम करती हूँ। बाकी सबको तो मेरा काम बहुत पसंद आता है, आपको ही नहीं आता। अच्छा, तो मुझसे जुबान लड़ाती है? चल भाग यहाँ से, मुझे नहीं रखना तुझे काम पर, तेरी जैसी 36 आएंगी। हाँ, मुझे भी नहीं करना आपके यहाँ काम। हर रोज चिक चिक, कितना ही अच्छा काम कर लो पर आपको काम पसंद आता ही नहीं है। मेरा हिसाब कर दो, कभी भूल कर भी नहीं आऊंगी यहाँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। कमला बाकी घरों में काम करके अपना गुजारा कर रही थी। तभी एक दिन कमला के पड़ोस के बच्चे आते हैं और आंटी आंटी जल्दी चलो, प्रिया बेहोश हो गई है, जल्दी आओ। क्या? कहाँ है प्रिया? क्या हुआ उसे? कमला प्रिया को डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो पता चलता है कि प्रिया को कैंसर की बीमारी हो गई है और उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रिया की हालत दिन ब दिन बहुत खराब हो जाती है। वे बिस्तर पकड़ लेती है। तभी एक शाम घर पर, प्रिया लो खाना खा लो बेटा और फिर सो जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। कमला एक एक कर उन घरों में पैसे मांगने जाती है जहाँ वे काम करती थी, पर वे सिर्फ 25-30 हजार रुपए का ही इंतजाम कर पाती है। कमला घर आ जाती है। हे भगवान, क्या करूं? मेरी आंखों के आगे मेरी बेटी तड़प रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। इतने से पैसों से क्या होगा? हे भगवान, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? कमला की एक पड़ोसन उसके घर आती है और उसे कहती है, चुप हो जाओ कमला, सब ठीक हो जाएगा, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम उन सेठानी के पास जाओ, वे बहुत अमीर हैं, वे तुम्हारी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगी। कौन सी सेठानी? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे वही सेठानी जिनके यहाँ तुम पहले भी काम किया करती थी। अगले दिन कमला प्रिया की खाट के पास बैठी होती है। तभी माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मुझे क्या हुआ है? मैं तो उठ भी नहीं पाती, खेल भी नहीं पाती। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें जल्दी से ठीक कर दूंगी, फिर तुम खेल भी पाओगी। मुझे उन सेठानी के पास ही जाना चाहिए, क्या पता वो मेरी मदद कर दे। प्रिया को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मालकिन के घर पर, मालकिन, मालकिन, कौन है? सुबह सुबह शोर मचाया हुआ है। ओ कमला, तो तू है? तू तो यहाँ कभी कदम नहीं रखने वाली थी, अब कैसे आ गई? मालकिन, वो मेरी बेटी बहुत बीमार है। बीमार है तो मैं क्या करूँ? ये क्या अस्पताल है जो यहाँ चली आई? वो मालकिन, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, कृपया मेरी मदद कर दो। मेरी बेटी को कैंसर हुआ है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। 2 लाख? 2 लाख पता भी है कितने होते हैं? मैंने क्या यहाँ कोई धर्मशाला खोली है जो मैं सबको पैसे बांटती फिरूं? मालकिन मुझे माफ कर दो, आप जो कहेंगी मैं वो सब करूँगी, पर मुझे पैसे दे दो, मेरी बच्ची को बचा लो। चल ठीक है, मैं तुझे 2 लाख रुपए दे दूंगी, पर बदले में तुझे अपने घर के कागजात रखने होंगे। ठीक है मालकिन। और कागज रखकर सेठानी कमला को पैसे दे देती है। कमला पैसे लेकर अपने घर वापस जा रही होती है। तभी रास्ते में उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। उसे बहुत चोट लगती है और वे बेहोश हो जाती है। वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उस कार वाले को पकड़ लेती है। उधर घर पर जब बहुत देर तक कमला नहीं पहुँचती तो प्रिया बहुत परेशान हो जाती है
और वे लड़खड़ाते हुए माँ को देखने के लिए घर से निकल पड़ती है। कुछ दूर पहुँचते ही यहाँ इतनी भीड़ कैसे लग गई? क्या हुआ है? प्रिया जाकर देखती है तो माँ, माँ, उठो माँ, क्या हुआ? कार वाला बच्ची और माँ को अस्पताल लेकर जाता है, पर वहाँ पहुँचते ही कमला की मौत हो जाती है। माँ, माँ उठो माँ, क्या हुआ? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ उठो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उठो ना माँ। चुप हो जाओ बेटा, तुम्हारी माँ अब नहीं बोलेगी, वे तुम्हें छोड़कर चली गई है। चुप हो जाओ बेटा। नहीं बोलेंगी? पर क्यों नहीं बोलेंगी? मेरी माँ तो मेरे से बोलती है, मेरा ख्याल रखती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दो ना माँ। बच्ची की हालत देखकर कार वाले को रोना आ जाता है और वे कहता है, बेटा तुम्हारी माँ अब तुम्हें कुछ नहीं दे पाएंगी, वे यमराज जी के पास जा चुकी हैं। यमराज जी उसे अपने साथ ले गए हैं। यमराज जी? वो कौन है? वे मेरी माँ को कैसे ले जा सकते हैं? मेरी माँ तो मेरे पास रहती है, वे मुझे छोड़कर नहीं जाती। मैं उन्हें कह दूंगी मेरी माँ लौटा दे। वे अपनी माँ के साथ मेरी माँ को क्यों ले गए? और ऐसा कहते कहते अपनी माँ का हाथ पकड़कर प्रिया जोर जोर से रोने लगती है। ओह, तो ये बात है, मैं इसकी माँ को ले आया, अब ये बच्ची कैसे रहेगी? इसका तो कोई और है भी नहीं। यमराज जी, मेरी माँ को लौटा दो। किसी की माँ को लेकर जाना बहुत बुरी बात है। यमराज जी उसका ऐसा रोना देखकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और वे सिर्फ प्रिया को ही दिखते हैं। प्रिया पहले तो डर जाती है, पर फिर आप कौन हैं? बेटा, मैं यमराज हूँ। मैं ही तुम्हारी माँ को लेकर गया था और मैं तुम्हारी माँ को वापस नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ की आयु पूरी हो चुकी थी, इसीलिए मुझे उन्हें ले जाना पड़ा। नहीं यमराज जी, आपको मेरी माँ को वापस करना ही पड़ेगा। मेरी माँ को लौटा दो। आप मुझसे बिना पूछे मेरी माँ को कैसे ले जा सकते हो? मुझे मेरी माँ की जरूरत है। मैं अपनी माँ के बिना कैसे रहूंगी? और अगर आप मुझे मेरी माँ नहीं लौटा सकते तो मुझे भी साथ ले जाओ। नहीं बेटा, मैं किसी का समय पूरा हुए बिना उसे नहीं ले जा सकता। जिसका समय पूरा हो जाता है मैं उसे ही ले जा सकता हूँ, पर मुझसे तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। कुछ सोचने के बाद यमराज जी उसकी माँ के प्राण लौटा देते हैं। कमला अचानक आंखें खोलती है और कहती है, मैं कहाँ हूँ? लगता है मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी। माँ, माँ, आप ठीक हो गई? बेटे, तुम यहाँ कैसी आई? हम कहाँ हैं? तुम ठीक तो हो ना? कार वाला आदमी कमला को सारी बात बताता है और कमला और प्रिया का इलाज करवाता है। वे प्रिया को अपनी छोटी बहन मान लेता है और आगे भी उन दोनों का ख्याल रखता है। उसके बाद से वे तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।